कॉस्मोस और मिस्ट्री ये एक सिक्के के दो पहलू हैं। जब तक कॉस्मोस है तब तक मिस्ट्री। हम जितना गहराई में जाते हैं यह उतना जटिल होता जाता है। इस वीडियो में मैं आपके सामने ऐसे 10 कॉस्मोस थ्योरीज रखने वाला हूँ जो आपके रातों की नींद उड़ा सकता है। वेल फ्रेंड्स, बस मुझ पर एक एहसान कर देना। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और अगर कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगे तो लगे हाथ शेयर भी कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आपको कौन सा थ्योरी सबसे वियर्ड और अट्रैक्टिव लगता है। नंबर 10। ये तो एस्टेब्लिश हो चुका है कि यूनिवर्स शुरू हुआ एक बहुत ही छोटे डेंस पॉइंट से। जो आज हम देखते हैं वो बिग बैंग के बाद बना। लेकिन सवाल है कि बिग बैंग के पहले क्या था। माना जाता है जब कुछ नहीं था तब सिर्फ एक इनिशियल सिंगुलैरिटी था। ये एक ग्रेविटेशनल सिंगुलैरिटी है जिसे जनरल रिलेटिविटी ने प्रेडिक्ट किया था। कहा जाता है कि इस इनिशियल सिंगुलैरिटी का घनत्व इन्फिनिट था। सोचिए, क्वांटम लेवल में फ्लक्चुएशन ने बिग बैंग को ट्रिगर किया, जिससे यूनिवर्स का एक्सपेंशन हुआ और सब्सिक्वेंट इन्फ्लेशन से वर्तमान ब्रह्मांड का निर्माण। लेकिन इन सब से पहले कॉस्मोस का पूरा मास, यूनिवर्स की सारी ऊर्जा और इवन स्पेस टाइम उस एक सिंगल पॉइंट में था। जस्ट थिंक, आखिर वो सिंगुलैरिटी था क्या? क्या सच में वो सिर्फ एक सिंगल पॉइंट था, या फिर किसी दूसरे यूनिवर्स का एंड पॉइंट और हमारे यूनिवर्स का बिगिनिंग पॉइंट? चलते हैं नंबर 9 पे। ब्लैक होल्स। ब्लैक होल्स यूनिवर्स के सबसे दिलचस्प एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स में से एक है। लेकिन क्या होता है जब आप ब्लैक होल में गिरते हैं? ब्लैक होल्स को पूरी तरह से समझने के लिए हमें पहले इसके प्रॉपर्टीज को समझना होगा। ब्लैक होल्स एक ऐसी जगह है जहां ग्रेविटी इतना मजबूत है कि कोई भी चीज बच नहीं सकती। इन्हें ब्लैक होल्स इसलिए कहते हैं क्योंकि वे लाइट को ना रिफ्लेक्ट करते हैं ना इमिट करते हैं। इन्हें तब देखा जा सकता है जब कोई स्टार या गैस क्लाउड इनके इवेंट होराइजन या मुख्य सीमा के नज़दीक आ जाते हैं और ये उनको एब्जॉर्ब करते हैं। इवेंट होराइजन के परे वास्तव में एक छोटा सा बिंदु है जिसे सिंगुलैरिटी कहा जाता है, जहाँ ग्रेविटी इतना इंटेंस है कि स्पेस टाइम को भी इन्फिनिटली कर्व कर देता है। यहाँ फिजिक्स के सारे लॉज जो हम जानते हैं वो टूट जाते हैं। इसका मतलब है इसके परे सारे थ्योरीज सिर्फ अटकलें हैं। सोचिए, अगर आप एक स्टेलर मास ब्लैक होल के पास स्पेस में फ्रीली फ्लोट कर रहे हैं जो किसी भी चीज को नहीं खा रहा है, तो आपके पास इसे पहचानने का एकमात्र संकेत होगा ग्रेविटेशनल मैग्निफिकेशन या बैकग्राउंड स्टार्स पर लेंसिंग इफेक्ट। जितना आप इसके नज़दीक जाएंगे आप एक डायरेक्शन में स्ट्रेच होंगे और दूसरे डायरेक्शन में स्क्वीज। इस प्रोसेस को साइंटिस्ट स्पेगेटिफिकेशन कहते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ब्लैक होल का ग्रेविटी आपके बॉडी को हॉरिजॉन्टली कंप्रेस करता है और वर्टिकली पुल करता है। अगर आप ब्लैक होल में कूदते हैं, वेल ऐसा होने वाला तो नहीं है, फिर भी तो आपके पैरों की उंगलियों पर ग्रेविटेशनल फोर्स सिर पर लगने वाले ग्रेविटेशनल फोर्स से कहीं अधिक मजबूत होगा। और अगर आप किसी सुपर मैसिव ब्लैक होल में गिर जाएं, तो चीजें काफी कम डरावनी होंगी। हालांकि अभी भी इसका रिजल्ट एक भयानक मौत ही है। चलिए मान लेते हैं कि आप किसी तरह से इवेंट होराइजन को पार कर लेते हैं और सिंगुलैरिटी के अंदर गिरते चले जाते हैं। तो अभी भी आप जिंदा हैं, लेकिन फिर भी आपका मरना निश्चित है। बट एटलीस्ट यह चीजें थोड़ी कम दर्दनाक होगी। नंबर 8। आपको ये जान के शौक लगेगा कि हमारा हरा भरा अर्थ फ्यूचर में प्लैनेट वीनस जैसा बन जाएगा। अर्थ और वीनस दोनों ही बहुत सिमिलर प्लैनेट्स हैं। इनका मास, साइज और कॉम्पोजिशन बहुत मिलता जुलता है। उनका मुख्य अंतर यह है कि अर्थ जीवन को बनाए रखती है
और वीनस एक्चुअली में एक गैलेक्टिक वेस्टलैंड है, क्योंकि ये मोस्टली कंपोज्ड है कार्बन डाइऑक्साइड से। सिर्फ क्लाइमेट चेंज ही एकमात्र कारण नहीं है जो अर्थ को वीनस जैसा बना सकती है। आज से 1 अरब साल बाद जब सूरज 10% अधिक गर्म हो जाएगा, तब अर्थ सरफेस 47 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा, जिससे पृथ्वी में महासागरों का तापमान तेजी से बढ़ेगा और भाप बनके उड़ जाएगा, जब तक यह एक ग्रीन हाउस प्लैनेट नहीं बन जाता। वीनस जैसा ग्रीन हाउस प्लैनेट यूनिवर्स में रहने के लिए बिल्कुल भी अच्छी जगह नहीं है। वीनस का एटमॉस्फेयर लगभग पूरी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड है। इसके सरफेस पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर अर्थ से 90 टाइम्स ज़्यादा है, जो कि हमारे ओशन वेव्स के 1 माइल नीचे के प्रेशर के इक्वल है। इसका एटमॉस्फेयर इतना थिक है कि आपको सिर्फ इसमें घूमने के लिए लगभग तैरना पड़ेगा, और इसके ऊपर जो बादल हैं वो लिटरली बने हैं सल्फ्यूरिक एसिड से। जस्ट इमेजिन कीजिए, जब अर्थ वीनस जैसा हो जाएगा तो हमारा ये सुंदर नीला ग्रह कैसा दिखेगा। नंबर 7, व्हाइट होल्स। जी हाँ, ब्लैक होल के अस्तित्व के बारे में हम जानते ही हैं, लेकिन क्या आपको पता है उनके दूर के चचेरे भाई व्हाइट होल्स भी एग्जिस्ट करते हैं। और अगर आपको लगता है ब्लैक होल्स अजीब हैं, तो व्हाइट होल्स लिटरली आपके होश उड़ा देगा। वेल फ्रेंड्स, ब्लैक होल इवेंट होराइजन है स्फीयर ऑफ नो रिटर्न, और व्हाइट होल्स का इवेंट होराइजन है बाउंड्री ऑफ नो एडमिशन। नंबर 6, द बिग रिप। देखिए, सभी अच्छी चीज़ों का अंत होता ही है, और यूनिवर्स भी इसमें से एक है। साइंटिस्ट ने बिग रिप थ्योरी में थियोराइज किया है कि यूनिवर्स के एंड का कारण इसका एक्सपेंशन ही बनेगा। यूनिवर्स इतना एक्सपेंड करेगा कि इवेंचुअली ये टुकड़ों में डिवाइड हो जाएगा। सोलर सिस्टम्स, प्लैनेट्स, एस्ट्रॉयड बेल्ट्स और यहाँ तक कि पूरी गैलेक्सी टूट के बिखर जाएगी। ये तो सही है कि ये जब होगा तब हम यहाँ नहीं होंगे, लेकिन आप शर्त लगा सकते हैं जब ऐसा होगा इंसानों के लिए कुछ खास अच्छा नहीं होगा। नंबर 5, द ड्रेक इक्वेशन। ड्रेक इक्वेशन एक फॉर्मूला है जिसका यूज मिल्की वे गैलेक्सी में एक्टिव एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल सिविलाइजेशंस की संख्या का अनुमान लगाने के लिए किया जाता है। ये फेमस फॉर्मूला हमें आइडिया देता है कितने एलियन सोसाइटीज एग्जिस्ट करते हैं और पता लगाने योग्य हैं। ड्रेक इक्वेशन 1961 में वेस्ट वर्जीनिया में हुए एक्सपर्ट्स मीटिंग का मेन एजेंडा था। मिल्की वे में नंबर ऑफ ट्रांसमिटिंग सोसाइटीज को लेटर एन से डिफाइन किया जाता है। ऐसे सिविलाइजेशन जिसके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एमिशंस को डिटेक्ट किया जा सकता है। आर का मतलब है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्टार्स पर ईयर। इसका मतलब है कि हर साल ऐसे कितने स्टार्स फॉर्म होते हैं जो कि सुइटेबल है इंटेलिजेंट लाइफ के डेवलपमेंट के लिए। एफ सब पी का मतलब है वो स्टार्स जिनके प्लैनेटरी सिस्टम्स हैं। एन सब ई का मतलब है हर सोलर सिस्टम में उन प्लैनेट्स की संख्या जिनके पास लाइफ सपोर्टिंग एनवायरनमेंट्स हैं। एफ सब एल बताता है ऐसे प्लैनेट्स जिस पर एक्चुअली में जीवन दिखाई देता है। एफ सब आई ऐसे लाइफ बियरिंग प्लैनेट्स जिस पर इंटेलिजेंट लाइफ उभरता है। एफ सब सी बताता है वो सिविलाइजेशंस जो ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित करता है जो उनके एग्जिस्टेंस को पता लगाने योग्य संकेत प्रोड्यूस करता है। और एल का मतलब है ऐसी सिविलाइजेशंस की एवरेज ड्यूरेशन, यानी कि वो कितना दिन जिंदा रहते हैं ईयर्स में, जो ऐसे सिग्नल्स प्रोड्यूस करती है। नंबर 4, टाइम इज रनिंग आउट। जी हाँ, समय समाप्त हो रहा है। कुछ साइंटिस्ट ने थियोराइज किया है डिस्टेंट सेलेस्टियल बॉडीज वैसे ही दिखते हैं जैसे वो पहले दिखते थे। यह किसी पुरानी तस्वीर को देखने जैसा है। हम एक्चुअली में समय में पीछे मुड़कर देख रहे होते हैं। इसका मतलब है ये सेलेस्टियल बॉडीज आज की तुलना में पहले ज्यादा फास्ट मूव करते थे, क्योंकि टाइम इज स्लोइंग डाउन। समय धीमा हो रहा है। हम नहीं जानते कि ये कितना धीमा हो सकता है, लेकिन कह सकते हैं टाइम इतना स्लो हो जाएगा कि चीजें जैसी है वैसी पड़ी रहेंगी। नंबर 3,
हिटलर्स ओपनिंग स्पीच। क्या आप जानते हैं कि अर्थ के एटमॉस्फेयर को भेदने वाला पहला सिग्नल ब्रॉडकास्ट क्या था? 1936 बर्लिन ओलंपिक्स में हिटलर का ओपनिंग स्पीच। इसका मतलब है जब एलियंस अर्थ को खोज निकालेंगे तो प्रोबेबली यह पहली चीजों में से एक है जिसका मेंशन वो हमारे साथ तब करेंगे जब हम उनके साथ कम्युनिकेट करेंगे। ये प्रोबेबली पहली ध्वनि है जो ये मनुष्य से सुनेंगे। Ich verkünde die Spiele von Berlin zur Feier der 11. Olympiade neuer Zeitrechnung als eröffnet. नंबर 2, द फर्मी पैराडॉक्स। एनरिको फर्मी के नाम पर रखा गया फर्मी पैराडॉक्स। फर्मी पैराडॉक्स एक फैसिनेटिंग क्वेश्चन है। ये पूछता है कि यूनिवर्स में इतने सारे पोटेंशियल हैबिटेबल प्लैनेट्स हैं, फिर भी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ एब्सेंट क्यों है? क्यों हमें इन सिविलाइजेशंस के कंक्लूसिव एविडेंस आज तक नहीं मिले, जैसे कि रेडियो सिग्नल्स और स्पेसक्राफ्ट? फर्मी पैराडॉक्स एस्टैब्लिश करता है कि जीवन के अस्तित्व के बारे में जितना हमने सोचा है वो उससे ज़्यादा कठिन है, या फिर ऐसा हो सकता है पहले ज़्यादा लाइफ एग्जिस्ट करते थे मगर समय के साथ डिस्ट्रॉय हो गए। नंबर 1, ब्रह्मांड एक कंप्यूटर सिमुलेशन है। जी हाँ, आपने मैट्रिक्स मूवी तो जरूर देखा होगा। यूनिवर्स वैसा ही हो सकता है जैसे फिल्म में दिखाया गया है। सिमुलेशन हाइपोथेसिस या सिमुलेशन थ्योरी प्रपोज करती है कि वास्तव में अर्थ, पूरा यूनिवर्स और सब कुछ एक आर्टिफिशियल सिमुलेशन है, जैसा कि कंप्यूटर सिमुलेशन। मॉडरेटर नील डिग्रीज टाइसन, जो कि डायरेक्टर है म्यूजियम हेडन प्लानिटेरियम के, कहते हैं कि चांसेस 50-50 है। ऐसा हो सकता है कि हमारा संपूर्ण अस्तित्व किसी और के हार्ड ड्राइव का एक प्रोग्राम है। उन्होंने मानव और चिंपैंजी के बीच उनके बुद्धि में अंतर पाया, इसके बावजूद कि हम 98% डीएनए शेयर करते हैं। शायद बाहर कोई ऐसा जीव है जिसका इंटेलिजेंस हमसे बहुत ज़्यादा है। इस थ्योरी का मेन आर्ग्यूमेंट यूनिवर्स के लॉज पर आधारित है। जैसे जैसे साइंटिस्ट यूनिवर्स के बारे में ज़्यादा सीखते हैं उतना ही उन्हें अधिक एहसास होता है कि यह कंप्यूटर सिमुलेशन के समान है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए और एक लाइक डेफिनेटली ठोकिए, और याद करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा ताकि ये ऐसे नॉलेजेबल वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड डे, गुड नाइट एंड जय हिंद।